खुसूसी ट्रांसमिशन का सिलसिला सुबह से जारी है। आप मुलाहिजा कर रहे हैं, हमने बात की पाकिस्तान और भारत के दरमियान कशीदा सूरत हाल पर, जो सर्जिकल स्ट्राइक्स की बात की जाती रही सुबह से, उस पर भी बहस का सिलसिला जारी था। अपने मेहमानों का तारुफ आपसे कराती रहूं। हुमा बकाई साहब हमारे साथ मौजूद हैं, इसके अलावा हमें दीगर मेहमान भी ट्रांसमिशन में ज्वाइन करते रहेंगे। हुमा बकाई साहबा और मुजाहिद बरेलवी इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। सबसे पहले हुमा बकाई साहबा, आपसे जानना चाहूंगी कि जिस तरह से हमने सूरत हाल देखी भारत की जानिब से, जो प्रोपेगेंडा, अगर मैं इसे कहूं तो गलत ना होगा क्योंकि भारत की जानिब से ना कोई तस्वीर शेयर की गई, ना ही कोई सबूत फराहम किए गए, और भारत की जानिब से दावा किया जाता रहा कि सर्जिकल स्ट्राइक्स हुई हैं। तो पाकिस्तान का स्टांस बड़ा क्लियर है। पाकिस्तान ने, ISPR ने जो फुटेजेस हैं वो भी जारी कर दी हैं। आप इन तमाम मामलात को कैसे देखती हैं? दूसरी जानिब पहले मैं अपने जो दीगर मेहमान जिन्होंने मुझे ज्वाइन किया, जिसमें सईद कारी साहब हमारे साथ मौजूद हैं और साजिद भट्टी साहब हमारे साथ मौजूद हैं, उनको भी इस प्रोग्राम में शामिल गुफ्तगू रखेंगे, और जनरल गजनफर साहब तज्जियाकार, उनको भी गुफ्तगू में शामिल रखेंगे। सबसे पहले हुमा बकाई साहिबा, आपका कमेंट इस पर क्या होगा? भाई बहुत वाज़ेह कमेंट है, और सुबह से तो सूरत हाल और भी वाज़ेह हो गई, और वो ये है कि भारत बंद गली में है। और अगर आप देखें कि पिछले एक हफ्ते में ये भारत का तीसरा बड़ा झूठ है। पहला झूठ उन्होंने ये बोला था कि जी जो उरी में अटैक हुआ था उसमें जो असलहा पकड़ा गया है उस पर पाकिस्तान का नाम लिखा हुआ है। एक तो ये शुरू से ही गलत बात है, कहने को बेवकूफ़ी होगी अगर वाकई कोई ऐसा पाकिस्तान से कर रहा होगा, लेकिन फिर उनके अपने मीडिया ने उनको एक्सपोज किया और कहा कि ये बात उनकी तरफ से गलत कही गई। फिर दूसरा झूठ उन्होंने ये बोला कि उन्होंने कहा कि जी 10 इन्फिल्ट्रेटर्स या 4 इन्फिल्ट्रेटर्स जो उनको हमने हलाक किया। फिर उनके DGMO ने उस बात को भी कहा कि नहीं जी हमने तो ऐसा कोई स्टेटमेंट नहीं दिया, ऐसी कोई बात नहीं की। और तीसरा जो उन्होंने बड़ा झूठ बोला वो अपने लोगों से बोला, और उन्होंने कहा कि जी हमने पाकिस्तान के ऊपर इंफॉर्मेशन के ऊपर सर्जिकल स्ट्राइक की। और जैसे कि आपने अभी अपने इंट्रो में कहा कि ना तो इसका कोई सबूत और ना इसके हवाले से कोई बात, हाँ लेकिन उन्होंने हमारे सिविलियंस पर लाइन ऑफ कंट्रोल से बिला इश्तियाल फायरिंग ज़रूर की है। और पाकिस्तान बारहा ये बात कह चुका है, जिसको इंटरनेशनल कम्युनिटी को भी समझना है कि अगर पाकिस्तान पे जंग मुसल्लत की जाएगी तो फिर पाकिस्तान भरपूर जवाब देगा। और इसीलिए आपने देखा कि आज जो डेवलपमेंट हुई है, जिसमें जो अहम डेवलपमेंट है वो ये है कि जॉन कैरी ने सुषमा राज को फ़ोन किया है कि आप ना एस्केलेशन ऑफ वायलेंस या मिलिट्री एस्केलेशन जो है इसको कंट्रोल करें। और ये इनकी तीसरी एस्केलेशन है। पहले इन्होंने पाकिस्तान के खिलाफ इकोनॉमिक एस्केलेशन ऑफ वायलेंस की, डिप्लोमेटिक एस्केलेशन ऑफ वायलेंस की, और फिर अब ये फाइनली पहुंच गए समझिए मिलिट्री एस्केलेशन ऑफ वायलेंस पे। इंडस वाटर ट्रीटी पे इनके अपने सुप्रीम कोर्ट ने इनसे कहा आप वो नहीं कर सकते, और ये इंटरनेशनल ट्रीटी है, पूरी दुनिया ने इनसे पलट के कहा कि आप यूनिलैटरली ट्रीटी से बाहर नहीं निकल सकते। तो फिर उन्होंने कहा अच्छा जी हम कमीशन की बात टॉक्स सस्पेंड करते हैं। फिर सार्क में इन्होंने खित्ते में अपनी हेजेमनी, मैं तो कहूँगी असर रसूख ने अपनी हेजेमनी, इनका जो जोर है खित्ते के छोटे मुल्कों पर, क्योंकि ये नेपाल मुल्क जो है या दूसरे मुल्क हैं, ये छोटे मजबूर मुल्क हैं जो फंसे हुए हैं इंडिया के साथ, उन पर अपना असर रसूख इस्तेमाल करके सार्क समिट को कॉल ऑफ करवाया, मुलतवी करवाया। और आज इन्होंने लाइन ऑफ कंट्रोल पर फिर बिला इश्तियाल अंगेज फायरिंग की। और जब पाकिस्तान की तरफ से रिटेलिएशन आया उसके बाद आप देखिए बिल्कुल खामोशी है। लेकिन जैसे मैंने शुरू में कहा था कि इंडिया ली में है ना, उसको लगता है कि वो कुछ तो करे ना। उन्होंने इतनी हाइप क्रिएट की है वॉर की कि उस वॉर की हाइप को रिजॉल्व करने के लिए उन्हें लगता है कि उन्हें इस किस्म के एक्शंस लेने। और फिर उन्होंने अपने अखबार में खबरें लगाई, हेडलाइंस लगाई कि जी हमने पाकिस्तान से बदला ले लिया। उसकी भी तो हेडलाइन लगाएं जो अभी पाकिस्तान ने 3 चौकियां डिस्ट्रॉय की हैं, और इस बात का भी तो जवाब दें कि हमारी जो फौज है उसके पास जितना प्रैक्टिकल तजर्बा है वो किसी और के पास नहीं है। तो मेरे ख्याल है ये वो तमाम हैं जो इस वक्त दुनिया के सामने इंटरनेशनल कम्युनिटी को एक रोल अदा करना है। लेकिन मुजाहिद से मैं मुजाहिद बाहर है लंदन में, उन्होंने ज़रूर इस हवाले से बात सुनी होगी। वहाँ पे क्या रिएक्शन है इंटरनेशनल कम्युनिटी का, जिन लोगों से वो मिले, वो इस पूरी एस्केलेशन ऑफ वायलेंस को मुजाहिद कैसे देख रहे हैं? देखिए इस वक्त अच्छा तो नहीं लग रहा कि हम अपनी फॉरेन पॉलिसी के हवाले से जो खामियां और कमजोरियां हैं, जैसे कि तवातुर से कहा भी जाता है कि जनाब हम लोग अभी तक अपना फॉरेन मिनिस्टर भी फुल फ्लैज नहीं ले सके, और अक्सर फॉरेन ऑफिस में यही नहीं देखा होता कि स्पोकमैन जो बात करेंगे वो फातमी साहब करेंगे, सरताज अजीज करेंगे, सेक्रेटरी इंफॉर्मेशन करेंगे। और आपने देखा कि यूनाइटेड नेशन के वक्त जब मियां साहब की और मिला, ये क्या वजह है कि
प्राइम मिनिस्टर नवाज शरीफ की तकरीर थी, लोग कहते हैं इफेक्टिव भी थी, मौसम भी थी, लेकिन मैंने देखा कि वेस्ट में इस तक रिस्पॉन्स नहीं मिला। और इस वक्त जैसे आप जरा कह रही है कि मैं इस वक्त लंदन में हूँ और मैं जरा मीडिया को फॉलो कर रहा था, बोल तो सॉरी से BBC या दीगर मीडिया अभी फिल वक्त इसको इतनी अहमियत नहीं दे रहा, और वो ये भी समझते हैं कि पाकिस्तान और हिंदुस्तान जो है इनके ये पड़ोसी मुल्क है, इस तरह चलता रहता है। तो अगर ये पॉपुलर बात तो वो है जो आप कह रही हैं कि जी इंडिया ये करता रह रहा है, ये कोई नई बात नहीं है, लेकिन हमें इस वक्त जब एक ठीक है हमारी अफवाज ने मुंह तो जवाब तो दे दिया है, लेकिन इससे काम नहीं चलेगा। यकीनन जो है हम इस वक्त इंटरनेशनल कम्युनिटी के सामने, और जिसकी मिसाल मैं आपको दे रहा था यूनाइटेड नेशन में, ये कन्विंस करने में नाकाम रहे हैं कि हिंदुस्तान कश्मीर में किस बड़े पैमाने पर बर्बरियत करता है, और कश्मीर में कोई पाकिस्तान स्पॉन्सर्ड तहरीक नहीं है, कोई यहाँ के एक्टर वहाँ काम नहीं कर रहे हैं तो कहती थे कि नॉन स्टेट एक्टर। तो ये सब चीजें ये ठीक है, जोशे खिताब में क्या आगे इस तरह हम और है, लेकिन हमें अपनी खामियों कमजोरियों को भी कुछ करना चाहिए बहुत सारे फ्रंट पर। अच्छा मुजाहिद बरेलवी साहब, यहाँ पर एक चीज है, आप वजह फरमा रहे हैं कि जी फॉरेन पॉलिसी वीकनेस मुजाहिद जो अपनी है वो हमने बारह उसके हवाले से बात की है, लेकिन कल सुबह से जो सूरत हाल डेवलप हुई है उसमें तो मेरा ख्याल है कि इंटरनेशनल कम्युनिटी को ये देखना चाहिए कि इसके जो असरात हैं वो सिर्फ पाकिस्तान इंडिया तक महदूद तो नहीं रहेंगे, ये तो इसके असरात तो पूरे खित्ते पे होंगे। और सबको पता है कि ये न्यूक्लियर फ्लैश पॉइंट है, न्यूक्लियर आर्म स्टेट्स हैं, तो अगर इस वायलेंस को एस्केलेट होने की इजाजत दी जाए, जिस तरह इंडिया आप समझिए एक मिलिट्री एडवेंचरिज्म की तरफ जाना चाह रहा है, तो पाकिस्तान के पास तो कोई ऑप्शन नहीं रह जाती ना जवाब देने के अलावा। शफकत महमूद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा हमारे साथ इस वक्त मौजूद है। शफकत साहब, आपका अपना भी शो ऑफ पावर जो है वो होने जा रहा है, लेकिन वहां पर इंडिया अपना मसल दिखाने की एक नाकाम कोशिश कर रहा है। आपको लगता है कि जो है ये तमाम चीजें इंडिया को इंटरनेशनली वो प्रोपेगेट करने में मदद करेंगी जो वो करना चाह रहा है? देखिए, जो इंडिया कर रहा है वो सिर्फ अपने डोमेस्टिक जो लॉबी थी, जो जिन लोगों को उकसाया हुआ था मोदी ने और उनकी मीडिया ने, उनको सेटिस्फाई करने के लिए झूठ बोल रहा है, क्योंकि ऐसा कोई वो चीज नहीं हुई है, बिल्कुल सरासर झूठ है जो जिसके चीज का प्रचार कर रहे हैं कि हमने सर्जिकल स्ट्राइक की है। कोई सर्जिकल स्ट्राइक ऐसी नहीं है, और ये सिर्फ और सिर्फ अपने जो डोमेस्टिक ऑडियंस है उनके लिए ये करी जा रहे हैं। बाकी रह गया ये कि जो हम तो अब कल के जलसे में मोदी को बिल्कुल दो टोक जवाब देंगे, और हम कौम सारी इस मामले में इकट्ठी है, और ये हम डेमोन्स्ट्रेट करेंगे कि कौम जो है वो बिल्कुल। तो कल का जलसा शफकत साहब सिर्फ मोदी के लिए है या फिर इसमें पनामा का जिक्र भी होगा? आपकी आवाज मुझे सही नहीं। कल का जलसा शफकत महमूद साहब सिर्फ मोदी और आज की इंडियन एस्केलेशन के लिए है या फिर इसमें पनामा लीक्स भी जिक्र होगा? मेरे भाई ये कुछ कोई कनेक्शन का प्रॉब्लम है, मुझे कुछ समझ नहीं आ रही आपका सवाल। चले हम कोशिश करते हैं दोबारा आपसे राब्ता करें। बहुत शुक्रिया शफकत साहब। शफकत साहब से मैं ये पूछना चाह रही थी, अब काजी साहब से पूछ लेते हैं। देखिए, अब सवाल ये उठ रहा है कि पनामा लीक्स का जो इशू है वो बहुत अहम अपनी जगह, और गवर्नमेंट की जो करप्शन का इल्जाम है वो भी बहुत अहम, लेकिन इस वक्त जो हमारे बॉर्डर्स पे हो रहा है वो क्या ज्यादा अहम है, और इसलिए पीटीआई को मजबूरन ये थ्रेड इंट्रोड्यूस करना पड़ेगा अपने धरने में कि मोदी के लिए भी वो बात करें जो उनके तमाम लीडर्स आज कर रहे हैं। जी काजी साहब। जी शुक्रिया डॉक्टर साहिबा। जाहिर है ये भी एक बड़ी तशवीशनाक बात है, और मैं जब ये देख रहा था तो मुझे याद आया, एक सीजर का मुझे कॉल याद आया कि लोगों को हुब्बुल वतनी के बुखार में मुब्तला कर दो तो अपने रहे से राइट्स भी हुक्मरानों की चौखट पर छोड़ जाते हैं। यही कुछ करते नजर आते हैं हमें मोदी साहब। अगर हम इंडिया में देखें तो रवायती तौर पर मेरा नहीं ख्याल कि वो जंग अफोर्ड कर सकते हैं। जिस तरह हम दोस्ती अफोर्ड नहीं कर सकते दोनों तरफ, इसी तरह हम जंग भी अफोर्ड नहीं कर सकते। अब मामलात ये हैं कि वहाँ पे पहले हमने सेकुलरिज्म देखा, फिर नेरोवियन सोशलिज्म पिटा वहाँ पर। अब ये जो इक़्तिदार में आए हैं, इन्होंने इंतहाई पसमानदा जो परतें थी इंडियन सोसाइटी की, उनको हिंदुत्व के नाम पर मोबिलाइज किया। अब इनके पास और बेचने को कुछ है नहीं। साथ साथ ज़हन में ये भी रखें कि बहुत से मसाइल हैं उनके लिए, और इस बात को बड़ा इग्नोर किया गया जो कि इग्नोर नहीं की जानी चाहिए थी। जो 2 सितंबर को 20 करोड़ लोगों की स्ट्राइक थी, उन्होंने रिजेक्ट किया है न्यू लिबरल इकोनॉमिक प्रोजेक्ट, जिसको इंप्लीमेंटेशन का जिनका एजेंडा इनको लेके, तो ही हैज लॉट ऑफ प्रॉब्लम्स विद इन। और अब ये वो बाहर का रास्ता दिखा
निभा रहे हैं, क्योंकि और वो कुछ बेच नहीं सकते। प्रॉब्लम्स विद इन तो हैं। काजी साहब एक सेकंड आपको रोक रही हूँ, मुजाहिद भी ज्वाइन कर सकते हैं, ब्रिगेडियर साहब भी मुझे ज्वाइन कर सकते हैं। देखिए, इंडिया ने जो ये एक सुबह जो थोड़ा बहुत मैं समझती हूँ मिलिट्री एस्केलेशन की है और उसके ऊपर हम सर्जिकल स्ट्राइक्स का नाम दिया है, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज क्रैश हुई है, उनकी करेंसी नीचे गई है, तो क्या वाकई इंडिया ये अफोर्ड कर सकता है? और उसके बाद सुबह से उनकी बंदूकें भी खामोश हैं जब पाकिस्तान ने जवाब दे दिया है। तो अच्छा उम्मा बकाई साहिबा, मैं चाहूंगी कि आपके इस सवाल का जवाब जनरल रिटायर्ड गजनफर साहब भी दें, उनको भी शामिल गुफ्तगू रखिएगा। गजनफर साहब, आप उम्मा बकाई साहिबा के सवाल का जवाब दीजिएगा प्लीज। असल में देखिए, रियलिटी पे जब आप बात करते हैं ना, तो रियलिटी पे दुनिया के घुटने वाले ये कह रहे हैं कि पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान जंग नहीं होनी चाहिए और नहीं हो सकती, और उसको वो रेफर करते हैं न्यूक्लियर पावर की तरफ। अब न्यूक्लियर पावर तो बात की बात है, या न्यूक्लियर इशूज जो है, न्यूक्लियर का यूज जो है, वो तो एक पर्टिकुलर थ्रेशोल्ड से ताल्लुक़ रखता है जिसके उसको आप इस्तेमाल करते हैं। लेकिन जो इंडिया करने की कोशिश कर रहा है, आपने उसको देखना है। उसको वो दो चीज़ें करने की कोशिश कर रहे हैं। एक तो उन्होंने डिप्लोमेटिकली या वैसे पाकिस्तान को प्रोपेगेंडा के जरिए पूरी दुनिया में बदनाम कर दिया या पूरी दुनिया में उस नाम को बेचा। अब इस मौके पे एक चीज़ याद रखिएगा कि इंडिया को बहुत सारी शय है और वो है अमेरिका की। अगर एक तरफ जॉन कैरी ने सुषमा स्वराज को फ़ोन किया, तो दूसरी तरफ सुजन राइस ने जो है वो रजीत कुमार डोवल को फ़ोन किया, और वहाँ उसने कहा कि जी जो आपने कहा है ठीक है, पाकिस्तान में टेररिस्ट हैं, रोड़ी हमला। अब ये जो डुप्लीकेट गेम, ये हिपोक्रेटिक गेम जो इस खित्ते में खेली जा रही है, इसका लामहला दो ये एक ताकतें जो का जो नेक्सस है वो बना रहा है पाकिस्तान को। क्योंकि रशियन ने जब एक्साइज के लिए आए तो उसके ऊपर भी उन्होंने प्रेशराइज किया, जिस तरह सार्क को प्रेशराइज किया है, तो रशियन को कहा कि आप जॉइंट एक्साइज के लिए जाएं, ताकि एक परसेप्शन डेवलप हो कि पाकिस्तान तो डिप्लोमेटिकली अकेला रह गया। अब जब भी आप किसी एस्केलेशन की, किसी वॉर की, किसी लिमिटेड वॉर की, किसी सर्जिकल स्ट्राइक की, किसी क्रॉस बॉर्डर फॉरेन की बात, तो आपको सबसे पहले ये देखना पड़ता है कि कौन सा माइंडसेट एग्जिस्ट कर रहा है, क्या नैरेटिव है, क्या थीसिस है, और उसके ऊपर आपको एनालाइज करना पड़ता है कि उन तमाम के ऊपर जो कमांडर बैठा हुआ है वो कौन है और उसकी पर्सनालिटी ओरिएंटेशन क्या है। तो इस वक्त इंडिया में जो टॉप पे लीडरशिप बैठी हुई है, नरेंद्र मोदी, वो बुनियादी तौर पे पैदाइशी दहशतगर्द है। 8 साल की उम्र में उसने आरएसएस ज्वाइन की थी। आरएसएस फासिस्ट आइडियाज़ पे कायम हुई है, और आरएसएस वो तंजीम है जब उसके प्रीचक जब हल्फ लेते हैं तो वो कहते हैं कि नाउज़ुबिल्लाह अगर हम पाकिस्तान के इतने टुकड़े कर दें तो तब हम सिंसियर है भारत से। उसके साथ है राजवेश्वर सिंह, उसके साथ है मोहन भगवत, और इस किस्म के बहुत सारे लोग। वो जो ओरिएंटेशन है, वो जो माइंडसेट है, वो सिर्फ पाकिस्तान जनरल साहब मोदी को, मुजाहिद को मालूम करना चाह रहे। जी मुजाहिद, आप कुछ कहना चाह रहे हैं? देखिए, जनरल साहब हो या हमारे बहुत सारे करते हैं, ये खुदी को ये कहना कि जनाब वो दहशतगर्द और फलां और ये तो छोड़िए, हम लोग बाकायदा, अब सॉरी टू फिर वही बताऊंगा, डोमेस्टिक बात आ जाएगी कि किस तरह उनका इस्तेमाल लाहौर में किया जाता है और हम किस तरह और किस तरह मोदी ने इसके बावजूद कि उसने गुजरात में क्या किया, इतना बड़ा दहशतगर्द था। आपने ये नहीं देखा कि आज शेख जो है अभी ये अफगानिस्तान, भूटान, बांग्लादेश, नेपाल, ये किसके साथ खड़े हुए, यानी हम अपने रीजन में जो है आइसोलेट हो गए। बाहर की बात तो ये जो है हिंदुस्तान के खिलाफ वो जो जबान सड़कों वाली इस्तेमाल करते हैं मीडिया पे, हम एक जंगी जुनून तो पैदा कर सकते हैं, लोगों को थोड़ा इश्तियाल तो लगा सकते हैं, लेकिन इस तरह की इश्तियाल अंगेज बातों से कोई मसले हल नहीं होते। ये जो जंगे हैं ये कोई हम जंगलों पे नहीं करते। बात ये मुजाहिद साहब, मैं एक बात कहना चाहूंगा, आपकी ब्राइटनेस, आपकी अपना मेंटल ओरिएंटेशन और एक मेंटल होराइजन बहुत बड़ा है, ठीक है, लेकिन ताली 2 हाथ से बजती है। आपको क्या कहा जाता है यूएनओ में, पाकिस्तान को क्या उस वक्त नहीं इश्ताल आता इंडिया में, हमारे यहाँ ही इश्ताल रह गया है। तो जो हकीकत है उसको पहचाने। अगर नेपाल या भूटान या बांग्लादेश खड़ा हुआ है तो बांग्लादेश में देखिए कि लीडरशिप किसकी है, हसीना वाजिद की है, उसके पाकिस्तान के बारे में जज्बात क्या हैं। भूटान और नेपाल की तो बात ही ना करें ना, तो इंटरेस्ट के अमेरिकन का क्या इंटरेस्ट है। ये कहना कि जी हम अगर कोई बात करें तो इश्ताल आ जाता है, वहाँ इंडिया कोई बात करे तो वहाँ मोहब्बत होती है, तो ये ठीक नहीं है। आपने चीज को
हिस्टोरिक लिटरल एग्जिस्टिंग पर्सपेक्टिव में देखना है, और एग्जिस्टिंग पर्सपेक्टिव ये है कि इंडिया आपको प्रेशराइज करना चाहता है, चाहे वो लिमिटेड वो। चलो हम नहीं चाहते कि जंग हो, पाकिस्तान में जंग की बात करना एक अहमक की ख्वाहिश है, देयर शुड बी अ पीस, लेकिन वो पीस सिर्फ हमारे कहने से तो नहीं होगा। अब जो सर्जिकल स्ट्राइक की बात हो रही है, हजरत साहब की बात को आगे बढ़ाते हुए साजिद भट्टी साहब की जानिब चलते हैं। मेरी ये गुजारिश है साजिद भट्टी साहब को शामिल कीजिएगा कि जो बात गजनफर साहब ने की है वो यही कर रहे हैं कि हम तो पीस चाहते हैं, हम पीस प्रमोटर भी हैं, हम हर सतह पर हर फोरम पर ये बात करते आए हैं, जबकि भारत की जानिब से हम देख रहे हैं कि उसकी तरफ से प्रोपेगेंडा बिल्कुल डिफरेंट है। पाकिस्तान को आइसोलेट करने की बात की जाती रही, पाकिस्तान को दहशतगर्द करार दिया जाता रहा। यही कहना चाह रही थी जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। काजी साहब से भी मैं यही पूछना चाह रही थी। काजी साहब ये बताइए, मुजाहिद बिल्कुल सही कह रहे हैं, पाकिस्तान भी जंग नहीं चाहता, पाकिस्तान ने एक्चुअली मुजाहरा किया है, लेकिन आपके ऊपर रात को फायरिंग कर दी जाए और आपके 2 सोल्जर्स को शहादत हो जाए, तो फिर क्या आप रिटेलिएट नहीं करेंगे, रिएक्ट नहीं करेंगे? आप जितनी भी सेम स्टेट होंगे आप रिएक्शन तो देंगे ना, हाथ पे हाथ धर के तो नहीं बैठेंगे। नहीं, पहली दफा रिएक्ट कर लिया, पहली दफा तो नहीं हुआ, ये तो बहुत दफा पहले भी हो चुका है, और हम हर तरह रेस्ट्रेन का मुजाहरा कर रहे हैं। लेकिन अब आप इस तरफ इस चीज को देखिए कि आज एनडीटीवी ने जो रिपोर्ट चलाई है, आप उस एनडीटीवी की रिपोर्ट को तो देखिए, वो क्या कह रहा है। वो कह रहा है कि जब हमने लॉन्चिंग पैड पे स्ट्राइक्स की, स्कोर्स ऑफ मिसक्रिएंट्स हमने मार दिए, हेलीकॉप्टर कमाल किया वहां पे। ये एनडीटीवी की रिपोर्ट है, ये पाकिस्तान ने रिपोर्ट बनाई है, तो वहां तो इस किस्म की रिपोर्टें चल रही हैं, तो वहां इश्तार नहीं आ रहा। कहने का मतलब यह है, जिस वक्त तक आप हकायक की नजर से दोनों मुल्कों में चीजों को नहीं देखेंगे और दुश्मन की इंटेंशन को नहीं पहचानेंगे, आप अपना फॉरेन पॉलिसी के रिस्पॉन्स और मिलिट्री रिस्पॉन्स तैयार नहीं कर सकते। तो इस चीज को देखने की जरूरत है, इसमें कोई इश्ताल की बात नहीं है। जी डॉक्टर साहब, मैं इस पे कुछ अर्ज करना चाहूंगा। पहले मैं इस पे कुछ अर्ज करना चाहूंगा, ये है कि बेशक इंडिया की हुकूमत और मोदी का जो तर्ज अमल है उससे किसी खैर की कता कलामी के लिए बहुत माजर, टेक्निकल वजूहात की वजह से हमें फौरन ब्रेक लेना है, ब्रेक के लिए कहा जा रहा है, ब्रेक लेते हैं, वापस आते हैं तो साजिद साहब की बात को आगे बढ़ाएंगे। आफ्टर दिस ब्रेक हमारे साथ रहेगा। उस पर खुसूसी ट्रांसमिशन का सिलसिला जारी है। एक बार फिर आपको खुशामदीद कहेंगे। डॉक्टर हुमा बकाई साहिबा की जानिब बढ़ेंगे। हुमा बकाई साहिबा, आपको सवाल करना चाह रही थी, काइंडली कंटिन्यू कीजिएगा। मैं गजनफर साहब से तो सवाल करना चाह ही रही हूँ, वो तो हम इंडिया पाकिस्तान की बात करें, लेकिन हमारे साथ सज्जाद भट्टी साहब भी हैं, तो मेरा दिल चाह रहा है सज्जाद भट्टी साहब से एक सवाल पूछ लूँ। एक धचका तो आपकी वजह से मिल गया पीटीआई को, आप बीच नहज में उनको छोड़ के चले गए, और आपको लगता है कि थोड़ा सा फोकस कम हुआ है इमरान खान साहब की जो मूवमेंट है, इस इंडिया पाकिस्तान की जो एस्केलेशन ऑफ मिलिटरिज्म है, इसकी वजह से ऐसा लगता है आपको सज्जाद भट्टी साहब? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डॉक्टर साहब, मैं आपके सवाल का जवाब देता हूँ। मैं थोड़ा सा जो पहले बात चल रही थी उसमें थोड़ा सी चीज़ें ऐड करना चाहूँगा कि इंडिया और मोदी का जो किरदार है या रा की जो इन्वॉल्वमेंट है, वो उस हवाले से पाकिस्तान के किसी भी शहरी को कोई खुशफहमी नहीं है। यकीनन वो हमारा दुश्मन मुल्क है, वो हमें जिद करने के लिए इस तरह के हरबे इख्तियार करता रहेगा और करता है। अब इस वक्त भी जो सूरत बनी हुई है वो यकीनन आपने जिस तरह बताया है, इन्होंने जो कुछ कहा वो आज तक गलत साबित हुआ, उनके सारे दावे गलत साबित हुए। लेकिन अब बुनियादी तौर पर चंद चीज़ें ऐसी हुई हैं जिसके बाद भारत को बहुत ज़्यादा सुबकी उठाना पड़ी, जिसमें उड़ी का वाक़या हुआ है, वहाँ पर उनकी सिक्योरिटी फोर्सेस नाकाम हुई हैं। कश्मीर में 80 दिन से ज़्यादा दिन गुजरने के बावजूद वो आज़ादी की तहरीक को किसी सतह पर भी रत्ती बराबर कंट्रोल नहीं कर सके, जो उनके लिए दुनिया भर में शर्मिंदगी का बायस बना। हाँ, लेकिन आपका क्या ख्याल है इस वक्त तहरीक इंसाफ? नहीं, मेरा सवाल आपसे कुछ और था, बिल्कुल बजा फरमा रहे। मैं आपसे ये पूछ रही हूँ कि जो इस वक्त तहरीक इंसाफ का मूवमेंट है, जो वो कल करने जा रहे हैं, वो उन्हें कंटिन्यू रखना चाहिए या शायद नहीं करना चाहिए? देखिए, इस वक्त जो मुल्की हालात है, उन मुल्की हालात में यकीनन पूरी कौम को मुत्तहिद होना चाहिए, लेकिन इस मुत्तहिद होने के हवाले से जो किरदार हुकूमत का बनता है, क्योंकि वो इस वक्त जिम्मेदारी पर है, हुकूमत पर है, उनका किसी सतह पर भी कौम को मुत्तहिद करने का कोई जो है वो इशारा तक नहीं मिल रहा। इस वक्त 3 सतह पे हमने अगर हमारे ऊपर जारियत होती है तो 3 महाजों पर हमें लड़ना है। कौम ने अपनी तैयारी करनी है, फौज ने अपने तौर पर इस महाज को लड़ना है और हुकूमत ने अपने तौर पर लड़ना है। हमें फौज और अवाम तो दिखाई देती हैं,
लेकिन बदकिस्मती से हमारी हुकूमत इस हवाले से किसी किस्म की मुजाहिद कोई तैयारी कुछ कहना चाह रहे कहीं हैं। दिखाई नहीं देती। तो ऐसी सज्जाद सूरत भट्टी में साहब, जो रोल अपोजिशन का रोल तो बाहर तो अपनी जगह है कि वो उसके अंदर किरदार अदा करे, लेकिन हुकूमत के इस वक्त वज़रा भी वो इस टेम्परेचर को कम करने की बजाय कौम को पाकिस्तान मजीद में मुनशर इमरान करने खान का साहब बायस बन सही रहे करने हैं, जा जो रहे हैं। यकीनन पाकिस्तानी कौम के लिए कोई फायदे की बात नहीं है। इमरान खान साहब सही करने जा रहे हैं। जी जी डॉक्टर जी बरेली साहब। डॉक्टर साहबा, जी मुजाहिद कुछ कह रहे हैं। जी मुजाहिद भट्टी साहब बिल्कुल दुरुस्त ये कह रहे हैं कि हर सतह पर इस वक्त हमें एक पेज पर होना चाहिए और नेशनल इंटरेस्ट का तकाजा है। लेकिन पीछे जो जनरल साहब अभी कह रहे थे ना कि वो पैदाइशी दहशत गर्द है मोदी और वो राष्ट्रीय सेवक सिंह का है, लेकिन ठीक है, मैं और आवाम और अस्करी ये तो सब हैं, लेकिन बदकिस्मती से हुक्मरान नहीं है। अभी आपने नहीं देखा कि किस तरीके से मोदी साहब बगैर बताए 146 लेके बाहर लेकर आ गए, जाती उम्रा में शादी कर रहे हैं, साड़ियों और शालों और आमों के तबादले हो रहे हैं। ये अगर आप जुम्मा करती है, मैं करता तो जेल में हम लोग गद्दारी के इल्जाम में होते। ये तो हमारा डबल स्टैंडर्ड है कौमी सतह पर, इसको भी गौर करने की जरूरत है। भला ये तो इसी वजह सबब है कि हम जो ख्याल बातें इस वक्त हम मीडिया पे जो करते हैं, जब कौमी जब अखबार में जाते हैं, जब असम्बली में अपना केस पेश करते हैं, तो मैंने ये देखा कि जो रिस्पॉन्स जो है हमें उस तरह नहीं मिला, उसके मुकाबले में देखे कितना इंडिया को रिस्पॉन्स मिला। और जिसका नतीजा आपने ये देखा कि आज हम ये कह रहे हैं कि हसीना वाजिद जो है वो मुजीब की बेटी थी। भाई ये हसीना वाजिद जो है पहले जो इससे पहले खालिदा जिया थी, उन्होंने भी सवाल किया या हम भूटान या नेपाल या अफगानिस्तान ईरान हर एक के लिए कह दें कि ये उस सबब हमारे बनी है। ये हमारी फॉरेन पॉलिसी की नाकामी है, ये हमारे हुक्मरानों की डबल स्टैंडर्ड है। ये साथी सतह पे तो ताल्लुकात रखते हैं हिंदुस्तान के हुक्मरानों से। ये इधर का ईस्ट पंजाब का चीफ मिनिस्टर जो है या इधर का हरियाणा का है, सीधा चला आता है जनाब बगैर बॉर्डर के हमारे यहाँ शहर के अंदर धक्कियां डालते हैं, हमले डालते हैं। हमसे तो रखते हैं, मीडिया से रखते हैं और सबसे रखते हैं कि जनाब हम कौमी इंटरेस्ट की बात करें। कौमी इंटरेस्ट जब तक हुक्मरान तो क्लियर हो इस बात पर। यही वजह है कि आज जो है हम फौज हमारी हम जो है मीडिया की सतह पर और बहुत सारे फ्रंट पे इस वक्त बहुत कमजोर जगह पे खड़े हुए हैं। जी ब्रिगेडियर साहब आप ब्रिगेडियर साहब मैं आपका मौक़िफ़ चाह रही थी। जी फरमाएं। जी मैं ब्रिगेडियर साहब से सिर्फ ये पूछना चाह रही थी कि आपने फौज में सर्व भी किया है और बहैसियत दफाई तज्जियाकार जो इस वक्त मुल्क के अंदर सूरत हाल है उसको आप किस तरह देखते हैं? ये हमारे हक में जाती है, हमारे अगेंस्ट जाती है? क्योंकि अब बड़ा मसला तो बॉर्डर्स हो गए हैं ना डॉक्टर साहब। दो चीज़ें हैं, देखिए बॉर्डर्स के ऊपर तो आपकी डिप्लॉयमेंट परमानेंट है, वो रेंजर्स की हो या फ़ौज की हो। जैसे आपका अगर आप अभी आज खबर चल रही थी इंडिया की तरफ से कि जो उन्होंने वेस्टर्न कमांड की जो छुट्टियां हैं वो कैंसिल कर दी हैं, तो वेस्टर्न कमांड की छुट्टियां कैंसिल करने का क्या मतलब कि आपके कश्मीर में तो इंडिया की नॉर्दर्न कमांड लगी हुई है। वेस्टर्न कमांड का मतलब है कि अगर वर्किंग बाउंड्री से ऊपर आप जाएं तो वो इलाका जो है वो वेस्टर्न कमांड का इलाका बन जाता है। और इंडिया की आर्मी जो पॉइज है 80% आर्मी पॉइज्ड है अगेंस्ट पाकिस्तान। अगर लीविंग ईस्टर्न कमांड को छोड़ दें, ईस्टर्न कमांड की 25% छोड़ दें, बल्कि उसमें से भी जो नॉर्दर्न कमांड के लिए जो रिजर्व डिवीज़न है वो ईस्टर्न कमांड से ही आता है, 8 माउंटेन डिवीज़न जो है। तो अब इन हालात में बॉर्डर्स के ऊपर तो फ़ौज को अलर्ट रहना है और फ़ौज ने अपनी इंडक्शन भी करनी है। अगर आप ये सुनेंगे वेस्टर्न कमांड में लीव्स कैंसिल हो गई हैं, तो उसके साथ साथ पाकिस्तान के अंदर जो चीज़ें हैं, जो बॉर्डर से आप 30 किलोमीटर नीचे जब आते हैं तो वो चीज़ें तो आपकी इंटरनल चीज़ें हैं ना। और उन इंटरनल चीज़ों में क्या आता है, उसमें आपकी गवर्नमेंट का भी रोल आ जाता है, उसमें आपकी लीडरशिप का भी रोल आ जाता है, उसमें आपकी इकॉनमी भी आ जाती है। और उसमें सबसे बड़ी जो चीज़ है वो इंटरनल कोहियन आती है। और उस कोहियन की जब आप बात करते हैं तो वो सिविल सोसाइटी के अलावा जो पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं उनकी कोहियन और उनकी ओरिएंटेशन, एक पॉइंट एजेंडा जिसको आप कहते हैं, उस पर बहुत ज़रूरी है। और उसके लिए आपने अगर एक आपको बाहमी तफरका नहीं बल्कि बाहमी कोऑर्डिनेशन नज़र आएगी, तो वो जो आपकी डिप्लॉयमेंट है जिसका आप जिक्र करते हैं फ़ौज की बॉर्डर्स के साथ साथ, उसको मज़ीद तकवीत पहुँचेगी। क्योंकि आपको ये पता है डॉक्टर साहब के जंग में साहब एक बहुत अहम सवाल और उठाना चाहती हूँ आपसे। अभी जो आपने कहा कि इंडिया ने अपने वेस्टर्न कमांड की छुट्टियां मनसूख की हैं, आपको लगता है कि क्या इसकी वजह से हमें मूव करने पड़ेंगे अपने ट्रूप्स फ्रॉम द वेस्टर्न बॉर्डर टू द ईस्टर्न बॉर्डर, और ये पाकिस्तान के लिए खतरनाक हो सकता है?
नहीं, हम हमारे यहाँ जो हाइपोथेसिस हैं वो वर्कआउट होती हैं। अब छुट्टियां कैंसिल हुई हैं, लेकिन आपकी एक तो परमानेंट डिप्लॉयमेंट है जो बॉर्डर के साथ साथ है। अब रेंजर्स हमारे अगर डिप्लॉयड हैं तो उसके पीछे आपकी डिफेंस पोजीशन है जो फौज के डिटैचमेंट्स ने ऑक्यूपाई की होती है पीस लोकेशन में। अब वहाँ पे अगर आप ये देखते हैं, फ़र्ज़ करें आप देखते हैं कि एक आर्मर डिवीज़न मूव करता है या एक आर्मर ब्रिगेड मूव कर रहा है, तो उसके हिसाब से जो हमारी लोकेशन है, अब हमारे बहुत से हमने भी फॉरवर्ड डिस्प्लेसमेंट की हुई हैं। जब इंडिया ने कोल्ड स्टार्ट की थी तो हमने अज़्म-ए-नौ एक्सरसाइजेज की थी, और अज़्म-ए-नौ एक्सरसाइजेज में हमने भी ये किया था क्योंकि हमारा शहरों से ट्रैवलिंग टाइम जो है वो बॉर्डर तक काफ़ी बनता है, बॉटलनेक्स आती हैं, ब्रिजेस आ जाते हैं, तो हमने भी बहुत सारी फॉरवर्ड डिस्प्लेसमेंट की हुई है। और उस फॉरवर्ड पोजीशनिंग में सिर्फ इन्फेंट्री नहीं है, उसमें बाकी अलाइड जो कंपोनेंट्स होते हैं वो भी मौजूद हैं। हाँ, अगर इंडिया ब्रिगेडियर साहब, मैंने आपसे ये सवाल इसलिए उठाया था कि जब 2013 में लाइन ऑफ कंट्रोल पे बहुत शदीद वायलेशंस हो रही थी इंडिया की तरफ से, तो पाकिस्तान ने ये थ्रेट किया था कि अगर ये सूरत हाल जारी रही तो हम वेस्टर्न बॉर्डर से ट्रूप्स हटाकर ईस्टर्न बॉर्डर पे ले जाएंगे। ये हम पहले कह चुके। मैं तो दिफाई तज्ज़ियाकार नहीं हूँ, आप हैं, आपको कोई ऐसी सूरत हाल उभरती हुई नजर आती है? हमें अगर कोई ऐसी सूरत हाल हो तो नेचुरली आपको डी इंडक्शन करनी पड़ेगी, लेकिन एक बात याद रखिएगा, वेस्टर्न बॉर्डर्स पे जो आपके वहां से कौन से खैर की उम्मीद आ रही है? वेस्टर्न बॉर्डर पे क्या हो रहा है? नहीं, वो उसमें कोई बात नहीं है, उसमें आप अपनी रिप्लेसमेंट्स कर सकते हैं। वेस्टर्न बॉर्डर के ऊपर नहीं हो रहा, वेस्टर्न बॉर्डर के ऊपर आप देखिए ना, आप क्या कर रहे हैं इस वक्त? आप ये नहीं सोच सकते कि जी वहाँ पे आपका थ्रेट भी है, इधर आपका भी थ्रेट भी है, तो उसको मीट नहीं करना, इसको प्रेफर करना है। वो जो रीएडजस्टमेंट्स ऑफ द बाउंड्रीज होती हैं, रीएडजस्टमेंट ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी, अब उन टेक्निकल डिटेल्स में मैं आप जाऊंगा तो आपके दो प्रोग्रामों का वक्त खत्म हो जाएगा, लेकिन उसमें एक हाइपोथेसिस डेवलप की होती है फौज ने पहले से, जिसको उन्होंने केटर फॉर करना है। जब आपने इंडक्शंस की थी वेस्टर्न बॉर्डर्स में या फाटा में और बाकी इलाके में, तो उस वक्त ये हाइपोथेसिस वर्कआउट थी कि अगर आपके ईस्टर्न बॉर्डर पे थ्रेट होता है तो आपने किस तरह रिस्पॉन्ड करना है और उसके अंदर किन और फोर्सेस को शामिल करना है। तो वो चीज़ें तो आपको करनी पड़ेंगी, लेकिन वो स्टेजेस वाइज होगी, और स्टेजेस वाइज आप चीज करेंगे तो आप फिर बाउंड्रीज आज सुबह ब्रिगेडियर साहब, आज सुबह से जो बंदूकें हैं वो खामोश हैं इंडिया की तरफ से। आपका ख्याल है कि जो कल हुआ वाकया, ऐसे मजीद वाकयात हम देखेंगे या इंडिया की बस हो गई है? मेरे साथ जो मेरा जहन कहता है, मैं तो कभी दुश्मन को लाइट लेता नहीं, और इंडिया जैसे दुश्मन को तो लाइट लिया ही नहीं जा सकता जब नरेंद्र मोदी जैसा प्राइम मिनिस्टर वहाँ मौजूद है, और उसके साथ उसके जो चेले चाटे हैं मोहन भगवत और राजवेश्वर सिंह और इस किस्म के लोग हैं जो डाई हार्ड एंटी पाकिस्तान है एंड डाई हार्ड एंटी मुस्लिम्स है, और गुजरात में उसने इस चीज़ को प्रूव कर दिया है। उस वक्त तक आप उसकी क्योंकि वो वॉर रूम में गया, कश्मीर आया, उस और कश्मीर के अंदर जो कुछ कश्मीरी कर रहे हैं, जो कुछ हो रहा है वो आपकी दुनिया की नज़रों के सामने है। वहाँ से उसने अटेंशन हटानी है। खालिस्तान लाइव हो रहा है, नक्सलाइट्स जो हैं वो बड़ी तेज़ी से आगे बढ़ रहे हैं। उसके बाद वहाँ पे जो झारखंड के अंदर जो उनकी स्टेट्स हैं उनको रेड कॉरिडोर डिक्लेयर करके वहाँ इंडियन आर्मी जुल्म कर रही है। तो इन तमाम चीज़ों से उसने अटेंशन हटानी है, और मैं ये फोर्सी कर रहा हूँ कि आज का जो वाक़या है ये बिल्डअप है फ्यूचर के वाक़यात के लिए, कि अब उन्होंने दुनिया को बताया, और चूँकि सुजन राइस ने टेलीफोन भी कर दिया अजीत कुमार डेविल को, तो अब उन्होंने दुनिया को ये बताया कि जी हम ये करना चाहते हैं और कर सकते हैं। और आज उन्होंने पोर्ट्रे किया इस चीज़ को कि जी हमने लॉन्चिंग पैड पे हमला किया, जी वहाँ मिसक्रिएंट्स तैयार थे। और यार लॉन्चिंग पैड वो कोई अच्छा मुजाहिद, आपको लगता है ये एस्केलेशन ऑफ वायलेंस मजीद होगी या ये अब रुक हो जाएगा? क्या आपके ख्याल में इंडिया की तरफ से इस किस्म का मजीद एडवेंचरिज्म हो सकता है? देखिए, ये बात तो दुरुस्त है कि इंडिया ये सब कुछ जो करा उन्होंने इसलिए कि कश्मीर में इससे बड़ी यानी हालिया बरसों में बड़ी तहरीक नहीं चली, और वहां उनकी 8 लाख के करीब, करीब 6 लाख से 8 लाख के फौज करीब मुस्तकिल उनकी ब्लीडिंग हो रही है। और इस बार ये तहरीक जो है दावा तो यही करते हैं कि जनाब अब और कभी नहीं, गालिबन कभी इतने तवील अरसे तक नहीं लगा, और शायद ये इंडियन, लेकिन हम कश्मीरियों की इतनी बड़ी कुर्बानियों का एक तरह हमें लड़ना था, हमें आदम से हम नहीं लड़ पा रहे। मैंने आपको कहा ना कि हमारे रीजनल फ्रेंड जो पर हमारे साथ नॉन अलाइंड कंट्री में नहीं है कि आपका सो कॉल्ड इस्लामिक ब्लॉक कहाँ है, कहाँ इस वक्त सऊदी अरब और और इतने किसी का अभी तक आपको आया स्टेटमेंट?
खासतौर पर पिछले आप देखिए पिछले कश्मीरियों की इतनी बड़ी कुर्बानी और जद्दत के बावजूद उसमें पूरे मैं ये देख रहा हूँ कि चाहे वो शहंशाह हो चाहे वो कॉर्पोरेट्स हो इस्लामिक वर्ल्ड 53 मुल्कों में एक का भी बयान नहीं आया। ये आप अगर बयान आया तो उस बयान की हद तक क्या अगर चले हम समझते हैं कि भूटान, नेपाल, बांग्लादेश और अफगानिस्तान रवायती दुश्मन है, लेकिन ये जो हम जद्दा जाते हैं ये और इनके वाले के में कश्मीरियों पर कितने उठाते हैं और जी अहम पॉइंट उठाया है मुजाहिद ने कि क्यों पाकिस्तान अच्छा डिस्कशन जारी है, खुसूसी ट्रांसमिशन का सिलसिला भी जारी है। यहाँ पर ब्रेक लेना है, ब्रेक के बाद वापस आएंगे, गुफ्तगू के सिलसिले को आगे बढ़ाएंगे, हमारे साथ रहिएगा। और फिर आपकी नेकनामी कितनी होगी जब आप क्लीन रखेंगे आके सामने। और एक बात, और दूसरी बात ये कि मुझे समझ नहीं आती कि तमाम पार्लियामेंट में जो हमारे दोस्त हैं PMLN के, वो इस डिफेंस में लगे हुए हैं। जब डेविड कैमरॉन पे उंगली उठी तो किसी पार्लियामेंटेरियन ने आके बात नहीं की। दूसरा मेरा सवाल ये होता है कि क्या वो तमाम दोस्त जो आके बड़े वसूख से दयानतदारी की गवाही देते हैं, उन्हें एक्सेस है उस तमाम रिकॉर्ड के एक बहुत फैले हुए बेपनाह बिजनेस? तो ये बहुत सारे सवालिया निशान है और मेरे ख्याल में कौम की जान छूट जाए। साहबा ये फरमा रही थी, भट्टी साहब आप इस पर जवाब दीजिएगा, फिर मैं अज़मा साहबा की तरफ बढ़ूंगा कि दिस इज नॉट एज सिंपल एज इट सीम्स। तो लेकिन फर्ज करें मुझे जैसे आम आदमी के लिए, मैं एक तनख्वाहदार आदमी हूं, मैंने ये मोबाइल कहां से लिया और किस दुकान से लिया मैं आपको बता सकता हूं, कीमत भी बता सकता हूं। ये मैंने जो जैकेट पहनी हुई है कहां से किस दुकान से ली है मैं आपको बता सकता हूं। लेकिन जब बात आती है किसी बड़े बिजनेसमैन की, जैसे मियां साहब हैं, उनका मनी ट्रेल लगाना, मैडम ये कह रही थी कि दिस इज नॉट एज सिंपल। जी बिल्कुल, मैं आपकी बात से 100% इत्तेफाक करता हूँ। और हमारी, आपको पता है हमारी जद्दोजहद डॉक्टर तारुल कादरी साहब की भी यही रही है कि इस मुल्क के अंदर ये आज एक पाकिस्तान नहीं बल्कि दो पाकिस्तान बन चुके हैं। गरीब का पाकिस्तान का हाल देखें और अमीर के पाकिस्तान का अगर हाल देखें तो जो चीज़ें आपने जिसकी निशानदेही की है, ये सारे इदारे, सारे कानून, आपको ये पनामा लीक्स हैं, दीगर चीज़ें हैं, आपको सानिया मॉडल टाउन को अगर देखते हैं, इंसाफ के इदारे, सवाल बेसिक बनता है कि आप देखें कि FBR कहाँ है। ये जो पैसा मुल्क से बाहर गया वो FBR की जिम्मेदारी थी। FIA कहाँ है? जब कुलभूषण उसका नेटवर्क पाकिस्तान में काम कर रहा था, कोई इदारा क्यों उसके ऊपर हरकत नहीं करता? इलेक्शन कमीशन कहाँ है जिसके पास तमाम लोग जो हैं पाकिस्तान अवामी तहरीक और तहरीक इंसाफ समेत सारे वज़ीर आज़म की नायली से लेकर जो है इलेक्शन कमीशन की तकर्री और फिर इलेक्शन में जो बोगस और जाली वोट डले और जो जिस तरह धांधली हुई, वहाँ पर इलेक्शन कमीशन कहाँ आपको दिखाई देता है? आप नैब को देखें, आप नादरा को देखें, हर इदारा इस वक्त मफलूज दिखाई देता है या मजबूर दिखाई देता है। ठीक है अज़मा साहिबा, मैं आपसे वही सवाल करूंगा और मैं दोबारा इस बात को रिट्रेट करता हूं कि पनामा पे मैं बात नहीं कर रहा। मुझे इस वक्त बतौर आम पाकिस्तानी मियां साहब पर या उनके वज़रा में से किसी पर या चले आप ही पर कोई शिकायत है, एक मुझे आप बताएं टेक्निकली लीगली मैं किसके पास जाऊं? देखिए अली, इसमें हर चीज़ का एक तरीकाकार है, मौजूद है कानून के अंदर। अगर एज ए पार्लियामेंटेरियन आपको मेरे ऊपर कोई शिकायत है तो उसके दो फोरम्स हैं। पहले आपको स्पीकर साहब के पास रेफरेंस भेजना होगा और स्पीकर साहब जो है वो उसको आगे इलेक्शन कमीशन में भेज देंगे, या एज ए कॉमन सिटीजन आप मेरे खिलाफ जो है ऐसा किया है कि जो 10 अंदाजी पुलिस है तो आप उसके ऊपर मेरे पर FIR कटा सकते हैं। यहाँ प्रॉब्लम यह है कि जैसे मैंने आपने जो मेरे जुमले को आप वो कर रहे हैं, मेरा जुमला जो है वो उसका मतलब सेंस ये है कि जिस तरह ये सिंपल ऑपोजिशन बना के पेश कर रही है, ये बात इतनी सिंपल है नहीं। देखिए, क्या ये शवाहिद मौजूद नहीं है? क्या हम नहीं जानते कि जब से ये गवर्नमेंट आई है कभी अंपायर की उंगली ढूंढने निकलते हैं, कभी हमने गवर्नमेंट खत्म करनी है, हमने इनको रहने नहीं देना। इनका बिल्कुल कोई इशू पनामा पेपर्स नहीं है। देखिए, क्या गवर्नमेंट के मुफाद में है कि ये मसला हल ना हो और ये लोग सड़कों पे रहें, और वो ये बिल्कुल हमारे मुफाद में नहीं है। और हम क्यों चाहेंगे कि ये डिले हो? और ये किसके फायदे में है कि झुंझुना उनके हाथ में रहे और ये झुंझुना जो है ये 2018 के इलेक्शन तक बजाते रहे। हम इनसे कहते हैं झुंझुना रख दे और बहुत सारी बातों के जवाब देने हैं जो अपनी क्रेडिबिलिटी पे सवालात हैं, जो शौकत खानम की इन्वेस्टमेंट पे सवालात हैं जिसको ये परस्यू नहीं करते, जो इनकी अपनी फंडिंग के सवालात हैं, जो हुकूमत है आपकी। अच्छा, मैं छोटी सी एग्जांपल देता हूं अज़मा साहिबा, इंटरप्ट नहीं किया, किसी को इंटरप्ट नहीं किया, प्लीज आप बात मुकम्मल करें। चाहिए ना कि मुझे बात करने आप बात मुकम्मल करें, ये तो नहीं है ना, तरीका नहीं है। यानी मैं किसी को इंटरप्ट नहीं करती, मैं सबको काइंडली आप मैडम बात मुकम्मल, लेकिन जरा ब्रीफ कीजिएगा, बिल्कुल वक्त खत्म हुआ चाहता है। जी मैंने ब्रीफ, पहले भी मैंने ब्रीफ ही बात की है जी। मैं तो आपके साथ स्टूडियो में भी नहीं हूँ,
मेरी गुजारिश ये है कि ये इस वक्त इसको सिर्फ इशू बनाया जा रहा है। इमरान खान साहब ऑन रिकॉर्ड मौजूद हैं। पैनामा जिस दिन इशू आया था उसी दिन उन्होंने कह दिया था मैं रायबंद जाऊंगा, ये ऑन रिकॉर्ड मौजूद है। वो खुद कह चुके हैं 2018 का इलेक्शन में नहीं जीत सकता। तो इसलिए उनको कोई तीसरा रास्ता चाहिए जिसके जरिए वो अंदर आ सके, वो वजीर आजम की जो उनकी ख्वाहिश है उसको वो पूरा कर सके। लेकिन ये ऐसे होगा नहीं, क्योंकि अब वो हालात और वाकयात नहीं है। अब वो चोर दरवाजों से आना। अब मैडम मैं अगला सवाल कर लूं, आप बिल्कुल इनकी मैलिफाइड इंटेंशन को एक्सपोज करें, आपके पास सबूत हैं, आप बिल्कुल एक्सपोज करें, बल्कि गवर्नमेंट के लिए तो ज्यादा आसान है। एक बात, दूसरी बात ये, मैं छोटी सी एग्जांपल देके आगे बढ़ूंगा, उसका जवाब दीजिए, फिर मैं डॉक्टर साहब के पास बढ़ूंगा। एक ऐसा शख्स जो एक IT कंपनी चला रहा था, फिर किसी मीडिया हाउस का ओनर भी बनने जा रहा था, उसके खिलाफ भी ऐसे ही किसी बाहर के अखबार में किसी बाहर के सहाफी ने कुछ छापा और उस छपने के बाद प्रोब शुरू हुई। हमारे मुलाल के वो बात बाहर हुई थी, अंदर नहीं हुई थी। प्रोब शुरू हुई, प्रोब में FIA आया, प्रोब में दीगर इन्वेस्टिगेटिव इदारे आए। उन्होंने न सिर्फ पाकिस्तान में बल्कि मुल्क से बाहर उसकी मनी ट्रेल का पता लगाया। पता लगाने के बाद उसको उन्होंने 10-15 महीने अंदर रखा, अब जाके उसकी जमानत हुई है। मिसाल हमारे सामने है कि जब आपने किसी को आपने कहते हैं ना अंगूठे के नीचे लगाना है तो फिर लगाना है, फिर आप कर सकते हैं। गवर्नमेंट के पास ये कैपेसिटी भी है, ये ताकत भी है, तो इस मामले में क्यों नहीं है? ये देखिए, मतलब फिर अली माजरत के साथ ये अगर तो इसका को हल किसी को मकसूद होता तो इसका हल बहुत पहले का निकल आया हुआ होता। प्रॉब्लम ये है कि जैसे आपने कहा कि उसके ऊपर इन्वेस्टिगेशन होनी है ना भाई। इन्वेस्टिगेशन के बगैर वजीर आजम जो है वो चला जाए, घर चला जाए, उसको फांसी दे दो, ऐसे नहीं हो सकता ना। जब तक इन्वेस्टिगेशन नहीं होगी, इन्वेस्टिगेशन कौन करेगा? कि फोरेंसिक ऑडिट होगा, शेयर सेटल करेंगे, FIA करेगा, कौन करेगा? जब इसके ऊपर आपने कन्विंस ही नहीं होना, आपने आना ही नहीं, जब अपने लॉ के अंदर चेंज रिक्वायर्ड है, वो लॉ आपने चेंज होने ही नहीं देना, तो फिर इससे आपको बात समझ में नहीं आ रही। चलिए मैं आपकी यही बात, क्योंकि अब आखिरी 1.5 मिनट रह गया है, मैं चाहूंगा डॉक्टर यास्मीन राशिद साहब इसका जवाब दे दें। एक बात जब आपने किसी एक बात पे कन्विंस नहीं होना है, ये जो पब्लिक अकाउंट्स कमेटी में अपनी बता के आए कि हमसे कुछ नहीं हो, उसमें सारे इदारे थे आपके, उसमें लॉ सेक्रेटरी क्या है कि जनाब हमने भी उजर कर दिया कि हमारे पास इख्तियार नहीं है। डॉक्टर साहबा जी, मेरा ख्याल है कि ये सारी बातें आपने खुद सुनी, और कोई भी समझदार अक्लमंद इंसान और पढ़ा लिखा इंसान सबको पता है कि दिस सवाए अवॉइड करने का तरीका और कोई नहीं है। देखिए, मैं गई हुई हूँ इस वक्त इलेक्शन कमीशन के अंदर, हमें इनके वकील ने कागज़ नहीं जमा करवाए। आज 3 महीने हो गए हैं, रोज़ाना तारीखें लेते हैं। मकसद ये है कि अगर काम साहब आपको शिकायत है ना, मुझे शिकायत है, मैं गई इलेक्शन कमीशन के पास, आपके पास मनी ट्रेल है, मैंने कहा जी ये गलत काम किया है, आप कागज़ जमा करवा दें, मेरा तो झगड़ा ख़त्म करिए ना, ताकि मुझे पता चले कि एवरीथिंग इज़ क्लियर। मकसद ये है, आप उल्टा, आई ऑलवेज इंजॉय हाउ नून लीग वर्क्स, बजाय ये कि आप कोशिश करें कि आपकी गवर्नेंस बेहतर हो और जो आपके अदारे हैं वो मजबूत हों और पाकिस्तान के लोगों को इंसाफ मिले। आप उल्टा ना अब बताते हैं कि आपकी हुकूमत कितनी नाअहल है। यानी अगर आप सोचते हैं कि हमसे कोई गलती हुई है या हमारी तरफ कोई गलत काम है तो भाई आप हुकूमत है। आई हैव टू साइन ऑफ, वक्त खत्म हो गया। कैसा, आई एम रियली सॉरी, वक्त में बिल्कुल गुंजाइश नहीं है। बहुत शुक्रिया तीनों मेहमानों का, आज़मा साहब आपका भी। नाज़रीन दीजिए इजाजत, इसके बाद आप सुन पाएंगे हेडलाइंस और बुलेटिन, फिर दोबारा हाजिर होंगे। अल्लाह ने